क्रैक नेट जेआरएफ यूट्यूब चैनल पे आप सभी को स्वागत है। टॉप 500 एमसीक्यूज सीरीज का डे 5 है ये, ठीक है। और रिसर्च एप्टीट्यूड से आज का क्वेश्चंस रहेगा सभी एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज और साथ में कुछ पीवाईक्यूज भी अवेलेबल है। चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी हमारा 4 क्लासेस कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। जो वीडियोस नहीं देखे हैं जाके प्लेलिस्ट से ज़रूर देख लो, ठीक है। टॉप 500 एमसीक्यू सीरीज करके एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से वीडियो आप 1 बाय 1 देख सकते हो, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन पे भी लिंक प्रोवाइड किया गया है, ठीक है, वहाँ से भी आप देख सकते हो, ठीक है। चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन जहाँ पे लिस्ट 1 पे गिवन है रिसर्च टाइप्स और लिस्ट 2 पे गिवन है नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, तो देखो ये मैचिंग वाला क्वेश्चन पे आपका अप्रोच क्या रहेगा। तो आपको देखना है कि सबसे अच्छे से कौन सा मतलब पॉइंट आ रहा है, ठीक है। तो देखो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च पे आपका जो पॉइंट्स है, कीवर्ड्स है, क्या क्या मालूम रहता है आपको। कंट्रोलिंग, मैनिपुलेशन, इफेक्ट ऑब्जर्वेशन करना, ये सब है ना। तो देखो ये चार लिस्ट 2 में 4 पे है। कंट्रोलिंग द एक्सट्रेनियस वेरिएबल, ऑब्जर्विंग द इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मैनिपुलेटेड बाय द रिसर्चर ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल। तो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल को जब मैनिपुलेशन किया जाता है और उनका जो इफेक्ट है ये ऑब्जर्व किया जाता है डिपेंडेंट वेरिएबल पे किस तरह से आ रहा है, ठीक है। कंट्रोलिंग एनवायरनमेंट में किया जाता है, तो ये हो गया एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, जो कि हमारा आ जाएगा ए के साथ 4 वाला। ओके, तो देखो कौन सा ऑप्शन में है। तो देखो 3 ऑप्शन पे है ये, तो ऑप्शन नंबर 3 ही करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। बाकी सब एक बार देख लो। तो देखो यहाँ पे है बी है 3 के साथ एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, जहाँ पे पास्ट इवेंट का कॉजेस क्या है, ठीक है, सर्कमस्टेंसेस क्या है, ये समझा जाता है, ठीक है, इस रिसर्च पे। तो ये देखो 3 से मैच कर जाएगा, गेटिंग ए कॉजल फैक्ट्स बाय रिट्रोस्पेक्टिव एनालिसिस। रिट्रोस्पेक्टिव एनालिसिस मतलब ही होता है पास्ट में कुछ रिकॉर्ड्स देख के स्टडी करना, है ना। अब देखो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन बेस्ड रिसर्च, यहाँ पे एम्फोसाइज किया जाता है रियलिटी को, जहाँ पे पीपल क्या पर्सपेक्टिव शेयर कर रहा है ये सब इन्वेस्टिगेट किया जाता है ना। तो ये आ जाएगा सी के साथ 2 वाला। नेक्स्ट देखो ग्राउंडेड थ्योरी अप्रोच बेस्ड रिसर्च, तो ये आ जाएगा हमारा ये क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड है, जहाँ पे हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट किया जाता है, फिर रियल वर्ल्ड डेटा कलेक्शन किया जाता है ग्राउंड में जाके, ठीक है, और उन्हीं के आधार पे एनालिसिस करके डिस्प्रूव और प्रूव करता है हाइपोथेसिस को। तो ये आ जाएगा जनरलाइजेशन फॉलो किया जाता है, तो ये 1 के साथ मैच हो जाएगा डी वाला। ओके, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 52, ए वेरिएबल दैट मेजर्स द इफेक्ट ऑफ ए मैनिपुलेटेड वेरिएबल इज नोन एज। तो मैनिपुलेटेड वेरिएबल जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करके इनका जो इफेक्ट है ये ऑब्जर्व किया जाता है किस पे, कौन सा वेरिएबल पे। तो ये हो जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल, है ना। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा जो कि 3 करेक्ट आंसर, ठीक है। इस तरह से हो गया 3 करेक्ट आंसर। तो देखो यहाँ पे कहा गया है कि इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च बेस्ड स्टडीज द ऑब्जर्वेशंस आर डिराइव्ड फ्रॉम डिपेंडेंट वेरिएबल फॉर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। तो यहाँ पे क्या इफेक्ट हो रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, ठीक है, ये कंट्रोलिंग एनवायरनमेंट में एग्जामिन किया जाता है, ठीक है। और जो हाइपोथेसिस है उन्हीं के अकॉर्डिंगली ये ऑब्जर्व किया जाता है और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में हेल्प होता है यही। द मैनिपुलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स इफेक्ट ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल इज एग्जामिन्ड विद रेफरेंस टू हाइपोथेसिस, जो कि हाइपोथेसिस है उन्हीं के आधार पे ये ऑब्जर्व किया जाता है ना, मैनिपुलेशन करके डिपेंडेंट वेरिएबल का क्या इफेक्ट हो रहा है यही समझा जाता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि स्टेटमेंट बेस्ड है, स्टेटमेंट 1 पे कहा गया है qualitative research is an umbrella term to refer to various research strategies that share certain characteristics। definitely umbrella term है क्वालिटेटिव रिसर्च कोई एक मेथड नहीं है, बहुत सारा मेथड्स है इन पे, ठीक है। द डेटा कलेक्टेड हैव बीन टर्म्ड सॉफ्ट दैट इज रिच इन डिस्क्रिप्शन। तो देखो क्वालिटेटिव रिसर्च में जो डेटा कलेक्शन किया जाता है ये सॉफ्ट ही है, क्योंकि यहाँ पे रिच डिस्क्रिप्शन रहता है, ये न्यूमेरिकल फॉर्म नहीं होता है, ठीक है। तो बिल्कुल करेक्ट है स्टेटमेंट 1। अभी देखो नेक्स्ट स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 2 पे कहा है कि क्वांटिटेटिव रिसर्च इज मेनली हाइपोथेटिको डिडक्टिव एंड एम्प्लॉयज मोस्टली स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स फॉर डेटा एनालिसिस। डेफिनेटली क्वांटिटेटिव रिसर्च में स्टैटिस्टिकल मॉडल्स, स्टैटिस्टिकल टूल्स, मैथमेटिकल मॉडल ये सब एम्प्लॉय किया जाता है डेटा एनालिसिस करने के लिए, ठीक है, यही सब यूज किया जाता है।
और ये हाइपोथेटिको डिडक्टिव अप्रोच है, क्योंकि यहाँ पे पहले हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट किया जाता है और उन्हीं हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए डेटा कलेक्शन, फिर डेटा को एनालिसिस और ये मॉडल्स वगैरह सब फिट करता है। ठीक है, तो ये भी करेक्ट है, बोथ स्टेटमेंट करेक्ट है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो गया करेक्ट आंसर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एथनोग्राफिक रिसर्च डेटा कलेक्शन इज डन थ्रू, तो डेटा कलेक्शन किया जाता है ऐसा कौन सा टूल है, देखो यहाँ पे गिवन है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। एथनोग्राफिक रिसर्च मतलब देखो पीपल और उनका जो कल्चर है ये रिलेटेड स्टडीज जो होता है ये है एथनोग्राफिक रिसर्च। तो एथनोग्राफिक रिसर्च में क्या क्या डेटा कलेक्शन टूल्स यूज होता है, तो देखो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मेथड ये भी होता है। ठीक है, रियलिटी जानना मतलब पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मेथड ही आपको यूज करना है, इंटरव्यूज लेना है। ठीक है, ये भी है, क्वेश्चनियर से भी आप कलेक्ट कर सकते हो, मतलब ये ऑल हो जाएगा। ठीक है, ऑल ऑफ देम हो जाएगा करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 4 हो गया करेक्ट आंसर। अभी देखो एक्सप्लेनेशन में कहा है कि एथनोग्राफिक रिसर्च रेफर्स टू द इन्वेस्टिगेशंस ऑफ ए कल्चर पीपल थ्रू इन डेप्थ स्टडी। ठीक है, पीपल कल्चर ये रिलेटेड स्टडीज है जहाँ पे इन डेप्थ स्टडी किया जाता है एथनोग्राफिक रिसर्च में। डेटा इन एथनोग्राफिक रिसर्च इज कलेक्टेड थ्रू टूल्स लाइक इंटरव्यूज, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन एंड क्वेश्चनियर्स, तो ये तीनों हो जाएगा डेटा कलेक्शन टूल। ओके, सो इसलिए ऑप्शन 4 हो जाएगा करेक्ट आंसर, जहाँ पे ऑल इंक्लूडेड रहेगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 55, क्वांटिटेटिव रिसर्च इज ऑल्सो कॉल्ड द, तो क्वांटिटेटिव रिसर्च को और किस नाम से जाना जाता है, तो देखो ये स्ट्रक्चर्ड अप्रोच करके जाना जाता है, क्योंकि क्वांटिटेटिव रिसर्च में ऑब्जेक्टिव क्या होगा, रिसर्च का मेथड्स क्या होगा, डिज़ाइन क्या होगा, ठीक है, सैंपल कितना रहेगा, क्वेश्चंस क्या क्या है, ये सब प्री डिफाइंड रहता है, इसलिए इसे स्ट्रक्चर कहा जाता है। मतलब ये यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होता है, क्योंकि ऑलरेडी प्रीवियसली ये सब फॉर्मुलेट होता है, प्री डिटरमाइंड होता है, इसलिए है ना। तो स्ट्रक्चर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये स्ट्रक्चर अप्रोच क्यों कहा जाता है, structure approach to inquiry is often classified as quantitative research. Here, everything that form the research process, like objective design, sample, and the questions that you plan to ask respondents, is predetermined. Okay, तो इसीलिए स्ट्रक्चर्ड अप्रोच कहा जाता है क्वांटिटेटिव रिसर्च को, क्योंकि यहाँ पे सभी प्रीडिटरमाइंड होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 56, which of the following research has an objective to approach, describe, explain and quantify the problem? तो रिसर्च प्रॉब्लम को क्वांटिफाई करना, एक्सप्लेन करना, डिस्क्राइब करना, ये ऑब्जेक्टिव होता है कौन सा रिसर्च में, तो ये क्वांटिटेटिव रिसर्च का हो जाएगा, जहाँ पे क्वांटिफाई आ जाएगा, है ना, तो क्वांटिटेटिव रिसर्च हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हो गया करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 56, द कंबाइनिंग ऑफ क्वालिटेटिव मेथड्स विथ क्वांटिटेटिव मेथड्स इज कॉल्ड, क्वालिटेटिव मेथड के साथ क्वांटिटेटिव मेथड्स अगर कंबाइन किया जाता है तो उस मेथड को क्या कहा जाता है, तो ये हो जाएगा ट्राइंगुलेशन मेथड। ओके, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर। ट्राइंगुलेशन मेथड इज द टर्म टू यूज डिस्क्राइब द कंबाइनिंग ऑफ सेवरल क्वांटिटेटिव मेथड्स। ओके, बहुत सारा क्वांटिटेटिव मेथड्स है तभी ट्राइंगुलेशन मेथड है, और क्वांटिटेटिव मेथड के साथ क्वालिटेटिव मेथड्स अगर मिक्स करके स्टडी हो रहा है तो वो भी ट्राइंगुलेशन मेथड ही है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 58, बिलो आर गिवन फ्यू कीवर्ड्स, आइडेंटिफाई दीज व्हिच डिनोट्स क्वालिटेटिव रिसर्च पैराडाइम। तो ये जो यहाँ पे कीवर्ड्स गिवन है कौन सा है जो कि क्वालिटेटिव रिसर्च को दर्शा रहा है। ठीक है, तो ये देखो एक्स पोस्ट फैक्टो ये क्वांटिटेटिव हो जाएगा, ये मतलब नहीं आएगा। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल ये भी क्वांटिटेटिव है। ठीक है, ए और एफ नहीं आएगा, तो देखो यहाँ पे एफ है, यहाँ पे ए है, तो ये ऑप्शन आंसर नहीं आएगा, आंसर ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा, जहाँ पे एथनोग्राफी, सिम्बोलिक इंटरेक्शन, नैरेटिव ये आएगा, डिस्क्रिप्टिव सर्वे जो है ये भी क्वांटिटेटिव है। ठीक है, ए सॉरी बी, सी और ई आ जाएगा करेक्ट, जो कि क्वालिटेटिव रिसर्च है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन सेट्स बेस्ड रिप्रेजेंट्स एन एक्शन रिसर्च साइकिल, तो एक्शन रिसर्च साइकिल को रिप्रेजेंट कर रहा है इन चार में से कौन सा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, प्लान, एक्ट, ऑब्जर्वेशन एंड रिफ्लेक्ट, इस तरह से साइक्लिक चलता है। ठीक है, एक्शन रिसर्च ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, which of the following research formats focus on hypothesis testing and generalization,
इनमें से कौन सा ऐसा रिसर्च है जो कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग करता है और जनरलाइजेशन करता है? तो देखो ये क्वांटिटेटिव रिसर्च या तो डिडक्टिव रिसर्च में होता है ना, तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 एक्सपेरिमेंट एंड एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। बाकी देखो इंटरवेंशन बेस्ड एक्शन रिसर्च ये भी प्रॉपर ये फॉलो नहीं करता है, ठीक है ना। फेनोमेनोलॉजिकल नैरेटिव ये तो क्वालिटेटिव रिसर्च हो गया, ठीक है। क्वांटिटेटिव रिसर्च में ऐसा होता है, क्वांटिटेटिव रिसर्च में जो कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग करना, जनरलाइजेशन करना होता है। केस स्टडी, नैरेटिव, फेनोमेनोलॉजिकल ये सब क्वालिटेटिव रिसर्च है, तो ये नहीं आएगा, ठीक है। और एक्शन रिसर्च तो प्रॉपर फॉलो नहीं करता है, जो कि इमीडिएट प्रॉब्लम सॉल्यूशन करता है। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, प्लेगरिज्म इन रिसर्च इज। तो प्लेगरिज्म होता क्या है? तो देखो प्लेगरिज्म है आप किसी का भी रिसर्च कॉपी कर रहे हो, आपके खुद की वर्क बोल के, ठीक है, कॉपी कॉपी करके चला रहे हो, तो ये अगर आप एक्नॉलेज नहीं करते हो प्रॉपरली और यूज कर लेते हो, ठीक है, पैराफ्रेज करके भी यूज कर लेते हो विदाउट क्रेडिट, तो ये हो जाएगा क्या? प्लेगरिज्म, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 पे कहा है कॉपिंग अनस्क्रूपुलसली एंड मेकिंग यूज ऑफ इट, तो ये हो गया प्लेगरिज्म। बाकी सब देखो ऑप्शन क्रिएटिव यूज ऑफ प्रीवियस डेटा, आप क्रिएटिव यूज कर रहे हो, क्रिएटिवली, ओके, मतलब आप कुछ चेंज करके यूज कर रहे हो, मतलब न्यू ऑब्जेक्टिव बना के चेंज करके आप यूज करते हो, तो ये प्लेगरिज्म नहीं आएगा। कोटिंग समवन एंड साइटिंग हिम और साइट कर रहे हो, तो ये तो आएगा ही नहीं प्लेगरिज्म में, है ना। रेफरिंग टू प्रीवियस डेटा एंड वर्किंग ओवर इट विथ न्यू ऑब्जेक्टिव्स, प्रीवियस डेटा को जो कि रेफरेंस कर रहे हो फिर भी और न्यू ऑब्जेक्टिव के साथ यूज कर रहे हो, तो ये नहीं आएगा प्लेगरिज्म में, ठीक है। हो गया ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे कहा है कि अकॉर्डिंग टू यूजीसी रेगुलेशन 2018 ऑन प्लेगरिज्म, लेवल 3 प्लेगरिज्म रेफर्स टू सिमिलरिटीज। तो लेवल 3 जो प्लेगरिज्म है यूजीसी रेगुलेशन 2018 में, ये कितना सिमिलरिटीज परसेंटेज में दर्शाता है? तो ये हो जाएगा अबव 60% अगर सिमिलरिटी होता है प्रीवियस वर्क के साथ, तो ये हो जाएगा प्लेगरिज्म लेवल 3, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। देखो ये यूजीसी रेगुलेशन 2018 में चार चार ये लेवल है, ठीक है, और ये 4 लेवल में क्या क्या सिमिलरिटीज होता है, कितना परसेंटेज सिमिलरिटी होता है, और ये पेनल्टीज क्या होता है इसमें, ठीक है, ये सभी देख लो बहुत ही अच्छे से, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में, ठीक है। तो देखो लेवल 0 सिमिलरिटीज अप टू 10% अगर सिमिलरिटी है आपका रिसर्च रिपोर्ट में, ठीक है, या तो आर्टिकल में जो कि आपने अभी हाल फिलहाल में लिखे हैं, ठीक है, तो इतना अगर रहेगा तो ये एक्सेप्टेड है। माइनर सिमिलरिटीज है, यहाँ पे कोई भी पेनल्टी नहीं लगता है, ठीक है, ये बिल्कुल मतलब एक्सेप्टेड हो जाएगा, ठीक है। 10% तक अलाउड है, ठीक है। लेवल 1 देखो सिमिलरिटीज 10% टू 40% अगर है, तो ये बिल्कुल अलाउड नहीं है रिसर्च में, एकेडमिक रिसर्च में, ठीक है। आपको मैन्युस्क्रिप्ट क्या करना होगा? विथड्रॉ कर लेना होगा जहीं पे भी आपने सबमिट किया था, ठीक है, आपका आर्टिकल। लेवल 2 में 40 टू 60% सिमिलरिटी अगर हो जाता है, तो ये लेवल 2 में आएगा, और यहाँ पे आपको मैन्युस्क्रिप्ट विथड्रॉ कर लेना है, आपका 1 ईयर इंक्रीमेंट रुक जाएगा, ठीक है, और सुपरवाइज नहीं कर पाओगे आप 2 से 3 ईयर। एकेडमिशियन जो है उनको सस्पेंडेड कर दिया जाएगा 2 ईयर तक, जहाँ पे कोई भी स्कॉलर नहीं ले सकता, ठीक है, पीएचडी एमफिल नहीं कर सकता है ये 2 ईयर्स तक, ठीक है, समझ में आ गया आई होप। लेवल 3 में अप टू सॉरी अबव 60% अगर है सिमिलरिटी आपका रिसर्च पेपर में, तो लेवल 3 प्लेगरिज्म कहा जाएगा, जहाँ पे आपको मैन्युस्क्रिप्ट विथड्रॉ तो करना ही है, और 2 ईयर सक्सेसिव 2 ईयर क्या इंक्रीमेंट आपका रुक जाएगा, फिर आप 3 ईयर्स तक किसी भी स्कॉलर स्टूडेंट्स सुपरवाइज नहीं कर सकते हो, ठीक है। इतना है पेनल्टीज इतना सारा है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि कहा है एज पर द यूजीसी रेगुलेशन 2018 ऑन प्लेगरिज्म ए फैकल्टी मेंबर विल इनवाइट द पेनल्टी ऑफ डिनायल ऑफ 1 ईयर एनुअल इंक्रीमेंट। तो 1 ईयर जो एनुअल इंक्रीमेंट डिनाई होता है यूजीसी रेगुलेशन 2018 में, प्लेगरिज्म अगर आपका डिटेक्ट हो गया, तो ये कौन सा लेवल होगा? तो ये देखो ये लेवल 2 होगा, ठीक है। लेवल 2 पे 1 ईयर इंक्रीमेंट डिनाइल होता है, और लेवल 3 में 2 सक्सेसिव ईयर का डिनाइल होता है इंक्रीमेंट, ठीक है। और सुपरवाइजर की बात करते हैं तो सुपरवाइजर 2 ईयर्स तक नहीं कर पाएगा जो कि लेवल 2 में है, और लेवल 3 में 3 ईयर्स तक नहीं कर पाएगा, सस्पेंडेड रहेगा, ठीक है, सुपरवाइज नहीं कर पाएगा। इतना सारा हो गया, याद रह जाएगा ना, ठीक है। देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेगरिज्म अवॉइड करने के लिए इफेक्टिव तरीका कौन सा होता है?
यहाँ पे देखो 4 में से कौन सा होगा? डायरेक्ट कॉपिंग, डायरेक्ट कॉपी करते हो तो यह क्या इफेक्टिव मैनर होगा? नहीं होगा ना, ये नहीं आएगा, मतलब पढ़ना ही नहीं है। डायरेक्ट कॉपी करने से क्या होगा? प्लेगरिज्म अवॉइड कर पाओगे? आप नहीं कर पाओगे ना। 2 पे देखो कहा है कि पैराफ्रेजिंग टेक्स्ट हेवीली ऑन ओरिजिनल सोर्स विदाउट गिविंग क्रेडिट। तो पैराफ्रेज कर रहे हो लेकिन क्रेडिट नहीं दे रहे हो, ठीक है, मतलब साइट नहीं कर रहे हो, तो ये क्या होगा? अवॉइड करने का तरीका नहीं है ना, प्लेगरिज्म हो जाएगा मतलब ये। 3 पे कहा है देखो अप्रोप्रिएटली साइटिंग द सोर्सेस ऑफ ऑल कोटेशंस आइडियाज डेटा टेकन फ्रॉम अदर। अगर आप ऐसा करते हो कि जहाँ से भी आइडियाज़ लिए हो, कोटेशंस लिए हो, ठीक है, या तो डेटा यूज कर रहे हो, तो सबको प्रॉपरली साइट कर दे रहे हो, अप्रोप्रिएटली साइट कर दे रहे हो, मतलब ये होता है सही तरीका जहाँ पे आप प्लेगरिज्म को अवॉइड कर सकते हो, है ना। तो ये आ जाएगा करेक्ट आंसर। बाकी देखो ये साइट कर रहे हो आप डायरेक्ट कोटेशन को, लेकिन आप साइट नहीं कर रहे हो जो कि पैराफ्रेज्ड किया है आपने, तो ये प्लेगरिज्म में आ जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं करना है रिसर्च में, आपको हमेशा आप प्रेफरेंस भी कर रहे हो, मतलब कुछ चेंज कर रहे हो, तब भी आपको क्रेडिट देना है जो कि ओरिजिनल रिसर्चर है उनको, ठीक है, क्रेडिट देना है। तो ये ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, Which of the following is not used for checking plagiarism? कौन सा सॉफ्टवेयर है जहाँ पे ये नीचे 4 में से दिया गया है जहाँ पे प्लेगरिज्म नहीं चेक किया जा सकता, मतलब ऑप्शन कौन सा है जहाँ पे प्लेगरिज्म चेक नहीं होता है? तो टर्निटिन एक प्लेगरिज्म चेकर सॉफ्टवेयर है, ठीक है, और ऑथेंटिकेट ये भी प्लेगरिज्म चेक करता है, उर्कंड ये भी चेक करता है प्लेगरिज्म। जो चेक नहीं करता है ये है लेटेक्स। लेटेक्स जो है ये नहीं है प्लेगरिज्म चेकर सॉफ्टवेयर, यहाँ पे डॉक्यूमेंट क्रिएट किया जाता है जैसे कि MS वर्ड। ओके, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो यहाँ पे कहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्लेगरिज्म चेकिंग वेबसाइट। प्लेगरिज्म चेक किया जाता है कौन सा ऐसा वेबसाइट है? तो देखो ये turnitin.com ही आ जाएगा। रिसर्च गेट क्या है? रिसर्च गेट में एकेडमिशियन या तो रिसर्चर जो कोई भी है उनका प्रोफाइल रहता है, उनका जो रिसर्च वर्क है यहाँ पे अपलोडेड रहता है। ओके, अब देखो एडिटोरियल elsevier.com ये क्या है? एडिटोरियल जो है Elsevier ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे रिसर्च ये पब्लिकेशन करता है। इनके अंडर बहुत सारा जर्नल्स है जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट थीम के ऊपर जर्नल्स है जो कि रिसर्चर है उस फील्ड में यहाँ पे पब्लिश करता है ना, रिसर्च ये पब्लिकेशन करता है। अब देखो नेक्स्ट ग्रामरली, ये तो ग्रामर चेक करता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे हमें सेट 1 के साथ सेट 2 मैच करना है। फंडामेंटल रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च ये तो बहुत अच्छे से आपको पता है कि जो एग्जिस्टेड नॉलेज है वहीं पे कुछ न्यू नॉलेज ऐड करता है। फंडामेंटल रिसर्च इस तरह से थ्योरी फॉर्मुलेट करता है ना। तो ये देखो एडिंग टू कर्पस ऑफ नॉलेज बाय फॉर्मुलेटिंग थ्योरीज, तो ये आ जाएगा 5 के साथ मैच होके, ये आ जाएगा 5 के साथ मैच होके, मतलब ऑप्शन 2 ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो अप्लाइड रिसर्च क्या करता है? एक्सेप्टेबिलिटी देखता है न्यू सिचुएशन पे जो कि ऑलरेडी अवेलेबल नॉलेज है उनका एक्सेप्टेबिलिटी या तो एप्लीकेशन ये देखता है ना। तो देखो ये हो जाएगा 3 के साथ एक्सप्लोरिंग एप्लीकेबिलिटी ऑफ ट्रूथ और प्रिंसिपल इन न्यू सिचुएशन, तो ये आ गया। एक्शन रिसर्च क्या होगा? इंटरवेंशन करता है इमीडिएट प्रॉब्लम सॉल्यूशन करने के लिए, 2 के साथ मैच हो गया, ठीक है। अब डी देखो केस स्टडी, ये हो जाएगा इन डेप्थ स्टडी, मतलब 1 के साथ मैच, ऑप्शन नंबर 2 ही करेक्ट आंसर है ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 एसर्शन है और ये रीजन। एसर्शन में कहा है कि इन ऑर्डर टू ब्रिज द गैप बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल बोथ फंडामेंटल एंड अप्लाइड रिसर्च फॉर्मेट्स हैव टू बी प्रोमोटेड। तो थ्योरी और प्रैक्टिकल के बीच में जो गैप रहता है उसे ब्रिज करता है, ठीक है, मतलब जोड़ता है ये दोनों ही रिसर्च, ठीक है, दोनों ही रिसर्च क्या है? इंटरडिपेंडेंट है, ठीक है, थ्योरी और प्रैक्टिकल के बीच में गैप को जोड़ने के लिए। तो डेफिनेटली ये करेक्ट है क्योंकि फंडामेंटल रिसर्च थ्योरी फॉर्मुलेट करता है और अप्लाइड रिसर्च क्या उन्हीं थ्योरी को किस तरह से न्यू सिचुएशन में अप्लाई किया जाएगा ये फाइंड करता है ना। तो बोथ रोल प्ले करता है, ठीक है, गैप जोड़ने के लिए। अब देखो रीजन इसका क्या दिया है? फंडामेंटल रिसर्च फोकस ऑन थ्योरी मेकिंग, डेफिनेटली। अप्लाइड रिसर्च डायरेक्टेड एट एक्सप्लोरिंग एप्लीकेबिलिटी ऑफ थ्योरीज इन वेरिड प्रैक्टिकल सिचुएशन। तो न्यू सिचुएशन या तो प्रैक्टिकल सिचुएशन में किस तरह से जो कि थ्योरीज है फंडामेंटल रिसर्च ने फॉर्मुलेट करके रखे हैं तो उसे एप्लीकेबल किया जाएगा ये फाइंड करता है ना। तो बोथ ये भी करेक्ट है और ये करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को, मतलब आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर। बोथ करेक्ट है, असर्शन एंड रीजन। आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, है ना, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखो, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 गिवन है। स्टेटमेंट 1 में कहा है कि एक्शन रिसर्च इज यूज्ड प्राइमरीली टू इम्प्रूव ए
गिवन सिचुएशन बाय ए प्रैक्टिशनर। तो जो कि प्रैक्टिशनर है, मतलब जो प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, वही क्या करेगा, एक्स्ट्रा रिसर्च करेगा, क्योंकि प्रॉब्लम को सॉल्व करना इमीडिएटली है ना, तो उन्हीं के लिए है, उन्हीं के वजह से है ना। ये होता है बाय द प्रैक्टिशनर फॉर द प्रैक्टिशनर, ये रिसर्च है, तो ये डेफिनेटली करेक्ट है। अब देखो स्टेटमेंट 2 पे कहा है कि अप्लाइड रिसर्च इज डायरेक्टेड एट एक्सप्लोरिंग द एप्लीकेबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल्स ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड। जो कि ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड थ्योरीज है, नॉलेज है, इसे एप्लीकेबल किस तरह से बनाना है, यही रिसर्च करता है अप्लाइड रिसर्च, है ना। तो ये आ गया बिल्कुल, ये भी करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट है करेक्ट, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 देखो, का इन बिब्लियोग्राफीज एंड फुट नोट्स रिसर्चर ऑफन यूज द एब्रेविएशंस आई बीड व्हिच मीन्स। तो आई बीड का क्या मतलब होता है, तो आई बीड का मतलब होता है इन द सेम प्लेस, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखो और कुछ है फुट नोट्स जो कि यूज होता है रिसर्च में, जैसे कि इन टेक्स्ट साइटेशन में एट ऑल यूज होता है, जहाँ पे 3 से मतलब 3 से ज़्यादा अगर है ऑथर्स, ठीक है, तो फर्स्ट ऑथर को दे के बाकी के लिए एट ऑल लिखा जाता है, एट ऑल मतलब अदर ऑथर्स, ठीक है। अब देखो लॉक सीट मतलब इन द सेम प्लेस साइटेड, इस तरह से आई बिट का मतलब है इन द सेम प्लेस, और ऑफ सीट का मतलब है द वर्क साइटेड और एज साइटेड अबव, ये मतलब होता है, ठीक है। ये सब याद रख लेना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये फुटनोट्स, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर टुडे, ओके। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप जरूर बने रहो हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ओके।